आद्या आवाज़ नहीं क्लियर है, दोबारा से प्रेयर स्टार्ट करो आद्या। सबको आवाज़ क्लियर मेरी? अदीप भैया आवाज़ आ रही है? प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम अदीप भैया। चलिए, अब जितने लोग ज्वाइन कर पाए ठीक है, कुछ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए, पहले तो आज एक कहानी सुनाते हैं, एक नहीं दो कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक। एक बार एक व्यक्ति ने कसम खाई। क्या कसम खाई उसने? क्योंकि वो जैसे ही पानी में जा तैरना सीख रहा था, उसको तैरना सीखना था, तो जैसे ही वो तैरना सीख रहा था तो उसको बार बार लग रहा था कि कहीं डूब ना जाए, बहुत डर लग रहा था। तो उसने एक दिन जब ऐसा ये सब देखा दृश्य कि पानी में तैरना कितना मुश्किल है, तो उसने कसम खाई कि जब तक मैं पानी में तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक पानी में नहीं उतरूंगा। किसको किसको कहानी समझ में आई? ठीक है, जब तक तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक पानी में नहीं उतरूंगा। ठीक, एक कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी। एक बार एक सद्गुरु जी अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि यात्रा करते समय जब अपने शिष्य के साथ कर रहे थे, शिष्य की उम्र उस समय 13 वर्ष थी, 13 ईयर्स। तो जब यात्रा कर रहे थे, करते करते उनको क्या लगा कि अचानक से वो एक जगह सो गए और शिष्य भी सो गया और गुरुजी भी लेट गए। लेकिन कुछ शिष्य को बहुत गहरी नींद आ गई, क्योंकि वो काफ़ी लंबी यात्रा से चले थे, छोटा भी था। तो गुरुजी को, अब जो लोग जब पूरी तरीके से आत्मज्ञान जिनको प्राप्त होता है ना, उनको नेचर की एक एक चीज़ सुनाई और दिखाई देती है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने देखा कि एक सांप है काला, वो आ रहा है, और ध्यान से उन्होंने और देखा कि वो क्यों आ रहा है। तो उन्होंने ये भी देख लिया कि ये जो शिष्य है इसका पिछले जन्म का लेन देन है, तो ये इसको जान से खत्म करेगा, काटेगा ये इसको। तो अब जो संत महापुरुष होते हैं वो प्रकृति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बस सॉल्यूशन करते हैं कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने सोचा इसको केवल इतना ही चाहिए कि इस पिछला लेन देन है तो ये केवल काटेगा, और ये काला सांप है कोबरा वाला, तो ये इसका जहर ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जब शिष्य जो सो रहा था उस, और काटना भी कहाँ था, उसको गले पे काटना था, इस जगह पे। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा कुछ वहाँ से कुछ चाकू जैसा कुछ उठाया और थोड़ा सा कट लगाया उसके यहाँ पे, और खून को निकाल कर एक पत्ते में रख दिया। तो वो उसने वही ले लिया, जो सांप था, वो काला सांप जो नाग था, उसने वही खून को लिया और उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद वो लोग शाम को शिष्य जब उठा तो यहाँ पे उन्होंने गुरुजी ने उसके दवा भी लगा दी थी, कुछ ऐसा कि नॉर्मल भी हो जाए चीज़ें, कि आगे खून बहे भी ना। फिर जब वो लोग टहलने, फिर वो वापस यात्रा में जब जा रहे थे तो बहुत देर हो गई। गुरुजी बार बार कुछ ऐसा कह रहे थे कि शिष्य हमसे कुछ पूछ ले, लेकिन वो कुछ पूछ ही नहीं रहा था। तो जब काफ़ी लंबी यात्रा बस पूरी जहाँ पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने वाले थे, तो गुरुजी ने कहा कि तुमने हमसे ये नहीं पूछा कि ये कट क्यों लगा है। फिर गुरुजी ने अपने मन से कहा कि ये कट इसलिए लगा है कि तुम्हारा पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब था और तुम गहरी नींद में सो रहे थे, और सांप जो आया था वो काटना था उसको, तो इसलिए हमने दोनों के हिसाब को पूरा किया, आपका भी उसका भी, और शिष्य हो तो जीवन भी देना था हमको। तो हिसाब पूरे करके तीसरा रास्ता हमने ये वाला निकाला कि कट लगाकर उसको ब्लड दिया और वो लेकर चला गया। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ऐसा लगता है कि मेरी श्रद्धा में बहुत कमी है, तभी आपको इतनी सफाई देने की आवश्यकता पड़ी।
नहीं तो आप कुछ भी ना बताते तो भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक, ये दोनों चीज़ें इसलिए बताई अपने जीवन को सही करने के लिए। पहले क्यों क्या बताई थी कि तैरना तब सीखे, पानी में कब उतरेंगे जब तैरना सीख जाएंगे। 100% गलत। तो हम जो काम करेंगे जब उसी में डूबेंगे तो ही सीखेंगे, पहली चीज़। ठीक, दूसरा क्या था कि जब श्रद्धा चरम पर पहुंचती है तो फिर हमारे जो काम नहीं बन रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं भी आती हैं, वो भी हमें समझ में आने लगती हैं। हम लोग लेवल 6 में पहुँचे हैं। ये लेवल 6 जब से हमने पढ़ाना शुरू किया था तब से एक मैसेज बराबर दे रहे थे कि ये पूरा कॉमन सेंस पर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करना है, लेकिन कॉमन सेंस तभी आता है जब आप किसी की डेप्थ में पहुँच गए। कॉमन सेंस ऐसे नहीं आता है। ऐसा लगता है कॉमन सेंस बड़ा कॉमन वर्ड है। कॉमन सेंस वो वर्ड है जब आप किसी भी सब्जेक्ट के विषय की तह में पहुंचते हैं तब आपका कॉमन सेंस डेवलप होता है। ठीक, तो लेवल 6 के लिए हमने दोनों कहानियाँ सुनाई ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि वो पढ़ना कैसे है, पहली चीज़। अब आते हैं दूसरी बात पर। सपोज़ करके आपने आज से पढ़ना शुरू किया और एक टीचर जिस दिन से आप पढ़ रहे हैं उस दिन से क्या बोल रहे हैं लगातार, शायद मेरी कभी कोई ऐसी क्लास हुई हो जब हमने कुछ स्पेसिफिक बात की हो और ये ना कहा हो कि सिलेबस को, अपने पूरे सिलेबस के एक एक कंटेंट, एक एक वर्ड का मीनिंग और रेफरेंस पढ़ना है। ठीक, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति हमको कभी कह ही नहीं सकता क्योंकि हमने पढ़ाया ही आज तक इसी बेस पर। ठीक, और यदि आप लोगों ने सिलेबस को आज भी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो क्या समझ में आया, बस वो एक एक लाइन में सब अपना अपना बोल दें। कोई किसी का ये नहीं बोलेंगे कि ना तो हमें किसी की तारीफ़ की आवश्यकता है, हमारे पास सब ऑलरेडी है। ठीक है, अपने अपने शब्दों में बस ये समझ के बताएं कि सिलेबस के पढ़ने का मीन्स क्या है। और रेफरेंस के साथ हमने बोला था मीनिंग भी पता हो और रेफरेंस भी पता हो। इसका क्या रिजल्ट क्या है इसका, इस बात का बोलिए सीमा मैम। दीदी ये सिलेबस पढ़ने से हमें पॉइंट टू पॉइंट ये कंक्लूजन आ जाता है कि हमें ये समझ में आया है या नहीं आया, और एक बार पूरे सिलेबस की नॉलेज हो जाती है ये हमने पढ़ा है पूरे सिलेबस में, जिसके लिए हम एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे हरदीप भैया। मैम मेरे को तो ना पहले दिन से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वो डे बाय डे जब भी देखता हूँ तो मेरे को नींद से ही आती है। बस मेरे को ये मालूम है कि जब से शुरू किया है आप लोगों के साथ तो बहुत धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, पर पूरी तरह से नहीं आ रहा। और मैम वो इतना सारा है ना कि हम चाहे ना तो भी उसको समझ नहीं सकते, पर जो बेसिक है वो तो मेरे को इतना तो है कि ओके है, पर बाकी अगर वो लैंग्वेज में ये जो इन्होंने बोल रखा है उसके हिसाब से तो मेरे को कुछ नहीं है मैम। बस इतना पता है कि आपको और सर का आशीर्वाद रहेगा तो ओके होते हैं। नहीं, आपको हरदीप भैया आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर है। ठीक है, वो एज अ टीचर हम बोल रहे हैं। अब आते हैं बोलेंगे रचना जी। बोलेंगे रचना जी। मैम जो बिखरी हुई चीजें है ना वो एक पॉइंट पे आ जाती है। मतलब यूँ लगता है कि बहुत कुछ बिखरा हुआ है माइंड में, जैसे रूम गंदा होता है, कचरा फैला हुआ है, लेकिन उसको जब हम डस्टबिन में लेते हैं तो एक जगह आ गया। बस सिलेबस वो काम करता है। जब नोट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत फैला हुआ लगता है। इसको पढ़ के लगता है बस ये है और इसको करना है। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम। मैम जैसे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं तो चीजें अपने मतलब क्लियर हो रही हैं। वो जैसे एनाटॉमी का पोर्शन था अब तक वो चीजें मैंने नहीं ठीक से करी थी, जो पॉइंट्स मैंने अब करे हैं ठीक से, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलती आ रही हूँ। पहले मैं एनाटॉमी में मतलब डायग्राम्स, उसकी लेबलिंग, उनके फंक्शंस देख रही थी, मगर जब इसमें देखा तो वो ऐसे पॉइंट्स भी थे उसमें जो मैंने टच नहीं करे थे पहले। और अब होमवर्क के उससे माध्यम से मुझे
ये है कि इनका कॉन्फिडेंस हुआ कि मैंने ये पढ़े और इनको अपने शब्दों में लिखा फिर। ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बहुत, मैम आपने जो ये होमवर्क दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। चलिए ठीक है। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम। अच्छा हेमंत भैया कुछ कहेंगे कि कंटिन्यू कर दें? अच्छा नहीं नहीं, कंटिन्यू करिए। ठीक है। बोलेंगे मोनिका नाम रंकावत जी। मैम पहले ऐसा लग रहा था कुछ टॉपिक रह गया है, बट अब जैसे सब कुछ पढ़ा है तो सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड का मीनिंग भी पता चला है और कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे एक टॉपिक में एक वर्ड है, दूसरे टॉपिक में भी वो वर्ड आ रहा है, तो उसको हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो गया उसके लिए। ठीक है। बोलेंगे पूर्णा मैम। प्रणाम दीदी। प्रणाम सर। दी जिम्मेदारी का काम है जो आपने हमें सौंप दिया है कि करना है बेटा। और बस अब एक बात लगी कि ये आर्मी रूल अगर हमारे ऊपर कुछ और दिन पहले आप आराम से शांति से हमें समझाती थी कि कर लो बेटा कर लो, ये आर्मी रूल अगर हमारे ऊपर पहले अप्लाई होता तो और हमारे लिए अच्छा होता। आर्मी रूल के लिए अभी 1 वीक है, ठीक है। वो आज से भी शुरू किया है ना, तो बस वो 2 दिन में ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वर्क है ही नहीं, सारी चीज़ें आपको आती है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, आज थोड़ा पढ़ लिया, अच्छा ठीक, ये तो आता ही है, कोई बात नहीं, अब कल की क्लास पढ़ेंगे। देखो ये अगर हम लोग ऐसे इसलिए पढ़ रहे हों कि केवल हमने कोई कथा भागवत का हिस्सा है, तो कथा भागवत का हिस्सा कभी जीवन में काम ही नहीं आता है। वो ही भागवत का हिस्सा कथा का काम आता है जो जीवन में एग्ज़ाम देने के योग्य होता है, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम नहीं उसका हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग ने जितना कुछ इसमें पढ़ा है वो क्या था, वो हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, और जब एग्ज़ाम देकर उसको प्रूफ करेंगे तब लगेगा कि सही में पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, तो इसको केवल ध्यान में रखना। 1 मिनट हेमंत में आते हैं, तो इसको क्या करना है कि पूरा जो जैसे अभी आज वर्क करके भेजा है सबने, लेकिन अभी भी उसको हम पूरा अभी कुछ चीज़ें आपसे भी कनेक्ट करेंगे तो वो भी समझा देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन इसको ये मान के तो सभी को चलना है कि एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए सिलेबस का जिसका हमें मीनिंग और रेफरेंस ना पता हो, ठीक। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप समझ लेना, जो कुछ हमने आज तक पढ़ा है उसको आप देखेंगे भी नहीं तब भी ये एग्ज़ाम आपका ही है, तब भी ये एग्ज़ाम आपका ही है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को सब समझ के रखेंगे। बोलेंगे मुझे अच्छा, सबको नहीं बुलाया था क्या अभी 3:30 वाली क्लास में? हमने बोला तो सबको ही है हेमंत भैया, और क्या दीप्ति का तो थोड़ी देर में 4 बजे जुड़ने का है, बाहर है कहीं मैसेज आया कि 4 बजे में हम जुड़, और बाकी के लोग हमको नहीं पता क्यों नहीं जुड़े। अब किसी का टाइम ऐसा हो कि ना मैच कर रहा हो तो नहीं बता सकते हैं, तो हम ऐसे रखते नहीं है कि हमने आज क्लास रख ली है, इसके अलावा हम रखते नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि पहले ही कर लें और फिर जितना डिले करेंगे तो ठीक नहीं। क्योंकि 7 लोग है ना, अपने 7 लोग तो परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं। जो 7 लोगों में एक मोनिका राखावत जी है और एक राजश्री जी जो अभी दोनों दिख नहीं रहे, तो मैं यही सोच रहा हूँ उनका सबके पास सूचना तो है, ग्रुप में तो डाल रखी, फिर क्यों नहीं आ रहा? ये हिमांशु जुड़ी है हेमंत भैया, मोनिका ही तो जुड़ी है। नहीं, एक मोनिका राखावत जी हैं, वही जुड़ी है, एक मोनिका मैम हो गई। कहाँ जुड़ी हैं वो? तो मोनिका, अच्छा हिमांशु के नाम से है वो, अपने भाई की आईडी से जुड़ी है। और एक राजश्री जी नहीं दिख रही हैं। वो नहीं दिख रहे हेमंत भैया, अब एक बार आप देख लीजिए, वो मैसेज सबको पता है लेकिन वो दिख नहीं, राजश्री जी नहीं दिख रही हैं, आई नहीं है, वो नहीं आई है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक कंटिन्यू है ना। मैं वो देख रहा हूँ, मैंने कहा कोई गिनती के लोगों के लिए थोड़ी कक्षा थी, सारे की थी। और मीता मैम को तो वो जाएगा क्योंकि मीता मैम का कुछ आँख में भी प्रॉब्लम, लेकिन वो कहती रिकॉर्डिंग हमको शेयर कर देना तो पहुँच जाएगी। वैसे तो सबको जुड़ना चाहिए था, लेकिन कम से कम वो लोग तो आते जो 7 लोग जिनकी परीक्षा है, कम से कम वो तो। खैर कल मैंने कुछ लोगों के प्रश्न उत्तर दे दिए थे, प्रश्नों के उत्तर है ना, और भी देखना किसी का पेंडिंग रह गया हो तो बता देना, फिर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, मेरी कक्षा चल रही है। चलो, तो अब हम लोग देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, एक लोग किसी को और लगे। अंजू बोल, अंजू हेलो अंजू, हम सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे। अंजू की अभी वॉइस नहीं आ, चलिए अब
हमने ये पूछा अंजू कि सिलेबस कहाँ तक सपोर्टिव है रेफरेंस के साथ पॉइंट आउट करने में। चलो अंजू अभी आपकी तरफ से रुकेंगे क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार अपना देखो, अब मान लो कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले आते हैं हिमांशु आईडी, ठीक, जिनकी जुड़ी है मोनिका की। केवल यदि हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताना हो केवल 2 मिनट में, तो क्या बताएंगे? हेलो मोनिका, 2 मिनट में, केवल 2 मिनट घड़ी से देखना, अपने अपने पास घड़ी रख लो जरा सा, सब रख लो और फिर देखो। चलो मोनिका, 2 मिनट में क्या बताओगे और कैसे? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में है कि हमारी बॉडी जो है उसको फंक्शन करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, ये हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं डेली के, वो करने के लिए हमारी एनाटॉमी, हमारी फिजियोलॉजी हमें सपोर्ट करती है। इसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम और एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी, बाकी सारे सिस्टम जो होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। कौन हमें 2 मिनट में प्रॉपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी टू द पॉइंट बता सकता है? बस 2 मिनट में, केवल 2 मिनट में क्या बताएं कि 2 मिनट में बात पूरी हो जाए? अपर्णा मैम बोल रहे हैं, बोलिए। 2 से कम मिनट में बता दो। हाँ नहीं, 2 मिनट इसलिए दिया कि इसमें लगभग हो जाएगा। एनाटॉमी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और फिजियोलॉजी होता है कि फंक्शंस जो हो रहे हैं इंटरनली, उसको हम फंक्शंस बोलेंगे, वो फिजियोलॉजी हो गई बॉडी की। ठीक है। तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है बॉडी का, वो एनाटॉमी में आएगा। और फिजियोलॉजी में फंक्शन की बात करें तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है कि कैसे कैसे हार्ट काम कर रहा है, ब्लड का फ्लो कैसे कैसे जा रहा है, या हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे आपने सांस ली, कैसे वो कहाँ से गई, वो ट्रैकिया से और वो सब होते हुए एल्वोलाई तक गई, गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सब चीजें फिजियोलॉजी में आएंगी। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के हम बात कर सकते हैं। तो टोटल जो हमारे 11 सिस्टम्स में कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग हो रही है, वो हमारा सारा कुछ फिजियोलॉजी में आ रहा है। स्ट्रक्चर में एक तो ढांचा हो गया, या हम जैसे बात करें कि बोन्स कितनी तरह की होती हैं, तो वो हमारा सब कुछ एनाटॉमी में हो। स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, 1 मिनट हो गया, अभी 1 मिनट कम है। चलिए सीमा मैम बोलिए। The structure of any organ that is study of structure of any organ is called anatomy, whereas the physical activity of organ is called physiology. For example, heart, study of heart, this system makes muscular cardio system in which we study about the structure of heart, that is anatomy. That means the heart is of 4 chamber, right auricle, left auricle, right ventricle or left ventricle. But how heart is functioned, कैसे काम करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, ये सारी बात हम उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट में जो वाल्व राइट ऑरिकल में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, जिसमें एंटीरियर वेना कैवा, पोस्टीरियर वेना कैवा से इम्प्योर ब्लड आता है, और इम्प्योर ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में प्योरीफाई होने जाता है, जहाँ उसे ऑक्सीजन मिलती है, जिसको हम ऑक्सीडाइज्ड ब्लड कहते हैं। वो फिर वापस लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पूरी बॉडी पर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये जितना भी वर्क हो रहा है, ये सब क्या है, ये फिजियोलॉजी है उसकी, हार्ट की। ठीक है, ठीक है, बोलेंगे हरदीप भैया।
मैम जो हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ना, तो जो हमारी एनाटॉमी है वो तो समझ लो एक सिस्टम का हार्डवेयर है, और जो फिजियोलॉजी है वो उसका जो है सॉफ्टवेयर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जो हमारा एनाटॉमी है वो स्थूल है, जो हमारे 5 महाभूत से बना हुआ है, जो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है कि क्या अंदर चल रहा है उसको दिखाता है। जो अंदर फिजियोलॉजी है वो होम्योस्टेसिस और बाकी सिस्टम के थ्रू पूरे के पूरे सिस्टम को चलाता है। वो अदृश्य रूप से सारे फंक्शन चल रहे होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये फिजियोलॉजी है। जैसे कि हार्ट में से जो एक मिनट में 5000 लीटर का जो है वो खून निकल रहा है, तो हमें नहीं पता लग पाता है। वो पूरी बॉडी के अंदर 70,000 किलोमीटर चल रहा होता है ब्लड, तो हमें उसका पता नहीं चल पा रहा होता है। एक साउंड जो क्रिएट होती है, जो हम बाहर से देख रहे होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, वो उसको हम वाइब्रेशन के थ्रू और पिक्चर को मैसेज के थ्रू लेकर के उसको कन्वर्ट करते हैं। बट ये सारी चीजें शोर मचाती हैं, आवाज करती हैं, बट वो आवाज हमारे कान इतने सूक्ष्म नहीं कि उनको सुन सके। तो ये सारी फिजियोलॉजी। और किसी को बताना है अभी 2 मिनट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी? कोई बताना चाहे आराम से बता दें, ठीक? क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने नहीं बैठे, कैसे पढ़ें वो करने बैठे हैं, ठीक है? एक अंतिम भी नहीं कहेंगे, एक अंतिम तो कुछ होता ही नहीं है। ये बस एक क्लास को ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कम समय में अपने आप को, यदि हमें 1 मिनट मिला है तो कैसे टॉपिक को प्रेजेंट करना है, 5 मिनट मिला है तो कैसे करना है, 1 घंटा मिला है तो कैसे करना है, और 1 वीक की पूरी हमें वर्कशॉप करनी है तो कैसे करना है, ठीक है? या उस सब्जेक्ट को ही पूरा पढ़ाना है तो 2-3 मंथ्स का जो हमारा स्टडी पीरियड है उसको कैसे पढ़ाना है, ठीक है? बोलेंगे अंजू? अंजू वॉइस क्लियर नहीं, एक बार तेज बोलो अंजू, फिर हम अपना माइक म्यूट कर लें। अंजू वॉइस क्लियर नहीं है, किसी को सुनाई दे रही क्या अंजू की वॉइस? नहीं, कोई बात नहीं अंजू, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी हम लोग ने ये पढ़ा, अभी हम क्या कह रहे थे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। मान लो कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, अभी हमें एक 2 मिनट का टास्क दिया गया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले एनाटॉमी लिखा, हार्ट बॉडी, ठीक है, या आउटर जो हमारा पार्ट है बॉडी का, फिर ये हार्डवेयर बोल दिया, फिजियोलॉजी सॉफ्टवेयर, सभी ऑर्गन्स जो सेल्फ वर्क कर रहे हैं। इसके बाद सेल, सेम वर्क सेम साइज सेम ग्रुप की सेल टिश्यूज़ को बना रही है, सेम वर्क साइज के टिश्यूज़ ऑर्गन बना रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स 11 सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। 11 सिस्टम होल बॉडी फॉर्मेशन कर रहे हैं। 11 सिस्टम के नाम लिए हमने सीधा सीधा। स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर, एस और एस लगा रहे हैं, एक एस इधर लगाया, एक इधर का इनिशियल लेटर उधर कर लिया। मस्कुलर हो गया, स्किन हो गया, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबके ग्लैंड्स लिए हमने, सबके सामने से वहीं एरो बना दिया। हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनलिन, गोनाड ग्लैंड्स। हार्मोन्स लिए, कोरिकोट्रोपिन हार्मोन्स, पिनियल से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन, पिट्यूटरी से पोस्ट पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, लेक्टिन हार्मोन, ये सब निकल, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकल रहे हैं। थायराइड, थायरोक्सिन, पैराथायराइड, पैराथॉक्सिन, TSH3, 4 थायरोक्सिन में आ रहे हैं हमारे। उसके बाद थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन हो गया, पेनक्रियाज से इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन हो गए, कॉर्टिसोल यहीं से निकल रहा है। गोनेड्स से आ गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेल का टेस्टोस्टेरोन, ठीक, ये हार्मोन हो गया। अब जो हमारे मेन फंक्शन क्या है, लंग्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है।
जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ब्लड के साथ आ रहा है उसको किडनी फिल्टर कर रही है। ठीक, अभी 30 सेकेंड्स बाकी हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने पूरे को क्या दिखाया कि जो हमारे सभी सिस्टम हैं वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको लेंगे योग से कि सभी ग्लैंड्स हमारे क्या हैं, सब हमारे चक्रास हैं। तो सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और पिट्यूटरी कंट्रोलर है, थर्ड आई। ठीक हो गया। अब इतना ऐसे आप जब बताएंगे ना तो व्यक्ति को आपकी इतनी बात से इतना तो समझ में आ जाएगा कि आप पढ़कर ही आए। ठीक, हमने 2 ही मिनट लिए और अभी हम इसको लिख कर दिखाएं तो जितना हमने बोला है इससे डबल लिखेंगे और उससे भी अधिक क्लियर होगा जितना हमने बोला है। ठीक, ये इसलिए नहीं बताया कि हमें तो देखो कुछ भी ऐसा आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल एक छोटा सा बस एक रास्ता बताते हैं आपको। आपका ब्रेन इससे भी अधिक अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन ये कार्य तभी करेगा जब हम कौन सी कसम हटाएंगे कि तैरना सीखने के बाद पानी में उतरेंगे। ये हटाएंगे तो ही ये बात मेरी समझ में आ जाएगी। और जब हम लोग अपना सिलेबस देखते, ये मान लो हमारा सिलेबस है, सब लोग अपना ओपन कर लेंगे, जहाँ से लिखा है क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? किसका क्लासिफिकेशन होगा? एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। हिस्टोलॉजी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ईच आई टाइप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? यदि आप एक एक का केवल हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग वन वर्ड में लिखते जाएं तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये 1 घंटे के अंदर हम आंसर दे देंगे पूरा? 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक, रेफरेंस किसका ले लेंगे? डॉक्टर हर्ष सिंह और डॉक्टर अनंत कुमार गुप्ता, बेस्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी के राइटर हैं, कि हमने इनके अकॉर्डिंग पढ़ाई की है। क्योंकि आपसे ये सब पूछा जाएगा, कौन से राइटर हैं, किसको पढ़कर आए हैं। ऐसा नहीं कि अब ये 6 लेवल में आप ऐसे ही निकल जाएंगे साइड से। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर हमने इसको एक एक पूरा प्रॉपर नीचे तक देखा। नर्वस सिस्टम है क्या? सिस्टम में पहले ये देख ले कि इसके मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, फंक्शनिंग हो कैसे रही है। केवल आपने थोड़ा सा समय दिया तो, और जब ये सब चीज़ें लिखने से पहले क्या करना है, आराम से बैठिए आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एक बार सभी सिस्टम देखिए अपनी बॉडी में और कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पहले अपने में रियलाइज़ कर लें। जब अपने में खुद में रियलाइज़ कर लेंगे तो जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, आउटपुट निकल कर सडन बाहर आ जाता है। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन में आएगा आउटपुट, अदरवाइज नहीं आएगा कि हमने बताया, उन्होंने बताया, फिर कुछ सुना, कुछ उठाया, उससे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपने पूरा नीचे तक लेकर मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, फिर है ये लैक्टेशन, ये सारे ओवेरियन हार्मोन्स, ये सब है क्या? ये तो सभी को पता है, फीमेल की बात हो रही है। एक बार उनके सबके नाम लिखिए वहीं पर शॉर्ट में जाकर और इसके बाद दोबारा देख लीजिए जाकर। और हमने कल से काम किया था, हमको तो इतना बता देते तो सब अपना 2 घंटे में काम करके पूरा दे देते। मतलब इसलिए नहीं कि हमें कुछ आता है, इसलिए कि हमारा टास्क है तो हम काम करके दे देते, क्योंकि हमको अपने सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यदि हमें लग जाए कि किसी टीचर ने कुछ कहा है, पता नहीं ऐसा सौभाग्य नहीं मिला हमको। ठीक है, लेकिन धोखे में भी दूर दूर में मिल जाए तो लगता है पहले अपना काम कर ले फिर जाएंगे। अब आते हैं जरा दूसरा एक पार्ट देखते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बी में देखते हैं, यूनिट 1 बी में देखते हैं। वहाँ क्या लिखा हो? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कितने लोगों को लर्न है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में? कितने पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स कितने हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में? मोनिका मैम बोलेंगे। मोनिका मैम 6 पॉइंट्स हैं, अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी। और एक और है बोलेंगे। सीमा मैम कौन सा नहीं बताया मोनिका मैम ने? ह्यूमन इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग शायद मोनिका मैम का मिसिंग था, मे बी पॉसिबल। ठीक है, चलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसका पार्ट है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। मन का। अच्छा, एक चीज यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें। नर्वस सिस्टम, ब्रेन,
माइंड, सॉरी, नर्वस सिस्टम, थॉट्स, ब्रेन, माइंड और कॉग्निशन, संज्ञान जिसे बोलते हैं। ये सबको कनेक्ट करिए जरा एक सीक्वेंस में। हिमांशु की आईडी से मोनिका जुड़े हैं। क्लियर है मेरा क्वेश्चन? एक बार वापस रिपीट कर देंगे प्लीज। हमने कहा नर्वस सिस्टम, थॉट प्रोसेस, ब्रेन, माइंड, कॉग्निशन का अर्थ होता है संज्ञान, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इनको कनेक्ट करिए, सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे। जिसको समझ में आ गया वो बोल देंगे, जिन्होंने सीक्वेंस मैनेज कर लिया बोलेंगे सीमा मैम। दीदी सबसे पहले थॉट, फिर उसके बाद माइंड, फिर ब्रेन, फिर नर्वस सिस्टम, फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब हम जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म। जब भी ऐसी कुछ चीज़ें आए तो उनको इसी क्रम में रखा जाता है, ठीक है, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे। तो आप क्लियर होंगे अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में। अब जिसको समझ में आया वो बोले, बोलेंगे सीमा मैम। सबसे पहले आ जाएगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिर सेकंड नंबर पे नर्वस सिस्टम, थर्ड नंबर पर आएगा माइंड, फिर ब्रेन, फिर थॉट। सबको क्वेश्चन मेरा क्लियर है? क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है? चलिए अब कौन बताएंगे? जिनको भी समझ में आयो ये सेटिंग बोलेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। बोलेंगे मोनिका में। मैम नर्वस सिस्टम में जैसे पहले सेंसरी जो हमारी बनाया उनमें से हमारे पास मैसेज आया, फिर हमने थॉट प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग हुआ हमारा, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में, सॉरी, नर्वस सिस्टम से पहले उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे जब माइंड में गया वो, उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा, और थॉट प्रोसेस हमारा उसके अकॉर्डिंग रहा, फिर माइंड से ब्रेन में, ब्रेन वो उसके अनुसार ही शरीर के द्वारा कोई कार्य संकेत देगा। और कोई? इतनी कॉमन सी चीज़ पूछी है जो डेली सुन रहे हो और ऐसा लग रहा है सब कुछ पता है, ठीक है, एकदम कॉमन सी चीज़ है, कुछ भी इसमें स्पेसिफिक है ही नहीं, ठीक है। राजू रेंचू जैसा आंसर आएगा भी, ठीक है। उसमें कुछ भी। दीप्ति समझ में आया हमने क्वेश्चन क्या पुटअप किया? अंजू आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो, तेज बोलो तो हम ना माइक म्यूट करें, फिर आप बोलो। मैम नहीं, मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता है। अच्छा चलो अब फिर ध्यान से सुनो। हमने दिया था कि ब्रेन, थॉट प्रोसेस, माइंड, कॉग्निशन, नर्वस सिस्टम, इनको कनेक्ट करना है सीक्वेंस में। बोलेंगे पढ़ना में। नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ब्रेन, एक पार्ट हो गया ब्रेन जो नर्वस सिस्टम का है, और ब्रेन में हमारा कोई एक थॉट आया, तो जो थॉट है उसके पीछे अब ब्रेन कॉग्निशन पे काम करेगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो जो सीक्वेंस बनेगा, नर्वस सिस्टम होगा, ब्रेन होगा, थॉट प्रोसेस होगा और फिर कॉग्निशन होगा। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, थॉट प्रोसेस, कॉग्निशन, माइंड। माइंड भी है, माइंड भी तो है, 5 चीजें दोबारा से कनेक्ट करके बता। माइंड भी है। चलिए एक बार देखते हैं। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? ब्रेन है हमारा, ठीक। ब्रेन से कनेक्ट होगा माइंड, ब्रेन से ही तो माइंड कनेक्ट होगा हमारा, मन, ठीक।
फिर मन से कनेक्ट होंगे थॉट प्रोसेस। अब थॉट प्रोसेस डिपेंड करती है हमारे कॉग्निशन पर, कैसे कॉग्निशन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या आधार लिया, बेस लिया, सब कुछ है किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक जो हमारा ऑर्गन है वो क्या है, ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन में माइंड कनेक्ट होगा। ठीक है, और माइंड से ही थॉट प्रोसेस हमारी कनेक्ट होती है। थॉट प्रोसेस डिपेंड करेगी कि वो कॉग्निशन से कनेक्ट कर रही है या और किसी बात पर विचार कर रही है, कुछ भी उसे साइकोलॉजी हो सकती है या साइकोलॉजी की एक ब्रांच कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो सकता है। ठीक है, बोलेंगे पढ़ा में यहाँ पे हमारा एक बुद्धि है और एक मन है, तो जो ब्रेन बुद्धि वो तो नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, बुद्धि तो अलग पार्ट है। तो ब्रेन तो हमारा दिमाग हो गया जिसमें प्रोसेस चलता है, जो डिसीजन लेता है, तो वो बुद्धि तो होती है नहीं। यहाँ बुद्धि की बात नहीं हो रही, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझें। जो ब्रेन है हमारा, वो जैसे मान लो हमारे विचार उठते हैं, तो विचार कहाँ उठेंगे, मन में उठेंगे। तो मन का कोई स्थान तो होगा, तो मन को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कहाँ स्थान देंगे, ब्रेन में कनेक्ट करेंगे जाके। वैसे डीप में जाएंगे तो चित्त में जाएगा, वो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, वो तो दूसरे साइड में चले जाएंगे, तो ये ब्रेन में कनेक्ट होगा। ठीक, अब ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह के विचार कर रही है। तो हमने कॉग्निशन बोला था, संज्ञान को बोला था, तो वो थॉट प्रोसेस संज्ञान पर आधारित है, कनेक्ट कर रही है कॉग्निशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइंड है उसको हम मन बोल रहे हैं, माइंड को मन बोल रहे हैं, माइंड मन ही है हमारा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया, ये किसका पार्ट था हमारा, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए हमने कनेक्ट किया था इसको। ठीक है, इसके अंदर जो 6 पॉइंट्स है वो सबको लगभग याद है कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं इसके बाद, इसी में आते हैं हम लोग योग एंड डाइट में। ठीक, कौन 2 मिनट में डाइट डिफरेंट जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। पहले तो केवल वो टेक्स्ट बुक्स के नाम बोल दीजिए, रेफरेंस बुक्स के, जिसमें डाइट को डिफाइन किया गया है। जिनको लर्न हो वो कनेक्ट कर दें एक बार। बोलेंगे हरदीप भैया, हरदीप भैया बोलेंगे। मैम सबसे पहले तो भगवत गीता जी में है, तो भगवत गीता जी में जो है वो 6वां जो अध्याय है आत्म संयम योग, उसके अंदर 6.16 और 17 को मैं इसमें युक्त आहार से का डिफाइन किया है। और भगवत गीता का ही 17वां अध्याय जो है वो श्रद्धा के विभाग, उसके अंदर 17.8, 9 और 10, ये तीनों को सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के बारे में बताया है। हिरण संहिता में बताया है 5वें अध्याय में, और जो हठ प्रदीपिका है उसमें 2 अध्याय में बताया है। हठ प्रदीपिका में हरदीप भैया गलत हो गया, प्राणायाम वाले में बताया। हठ प्रदीपिका के कौन से अध्याय में है? आसन पहले अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में। और किन बुक्स में है, क्योंकि यही कंफर्म कर ले कौन कौन से बुक्स में। हाँ बोलेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में है मैम। वेरी गुड। और इसके अलावा अग्नि पुराण में है और ब्रह्म पुराण में है। ठीक है, और योग वशिष्ठ में है मैम। वेरी गुड। और हमने सभी रेफरेंस बुक बोले, सब ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सबके पास पहुंच रहा है। बोलेंगे दीप्ति, जो इनकम्प्लीट रहे, पहले रचना जी को लेते हैं। रचना जी, कोई जो इनकम्प्लीट रह गए रेफरेंस टेक्स्ट बुक वो बोलेंगे। दीप्ति बोलेंगे। मैम आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा। वेरी गुड। आयुर्वेद कहाँ चला गया? आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है, पूरा आहार पर डिपेंड, तभी हम कहते हैं ध्यान से क्वेश्चन को कनेक्ट कर ले। ठीक है, बताइए यही चीजें वहाँ ध्यान रखनी है। ठीक, क्लियर हो रही बात, कैसे क्या करना है ना? और सभी को पता है, ऐसा कोई है जिसको ये नहीं पता था, सबको पता है। ठीक, लेकिन इस जगह पर ध्यान नहीं आया कि यहाँ पर हमें ये पता रहना चाहिए। इसी को हम बोल रहे थे कि रेफरेंस बुक या रेफरेंस जो है उनके नाम भी देने हैं, मीनिंग और रेफरेंस देना है।
इसी का नाम, यही हम पढ़ाने की बात कर रहे थे। ठीक, और बोलेंगे दीप्ति? अभी और भी कुछ इनकम्प्लीट बुक्स हैं? मैम जितने भी हठयोग हैं सभी में है, राजयोग में भी है। नहीं, राजयोग को वो तो हरदीबेन नाम बोल दिया, हठयोग में कौन सी बुक का नाम नहीं बोल रहा था? मैम हठयोग में तो सभी आ जाएंगे, सिद्ध दान पद्धति आ जाएगा, योग भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे इसमें। अगर बुक्स के नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो क्या बोल रहे हैं कि सभी हठयोग के सभी ग्रंथों में आहार का वर्णन है। राजयोग में भी है लेकिन हठयोग के सभी ग्रंथों में है। ठीक, इसके अलावा अभी भी कुछ रह गया, अभी भी इनकम्प्लीट है। मैम उपनिषदों में है, वो हरदीप भैया ने प्रॉपर उपनिषद के नाम ही बोल दिए। और जो हमारी मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट्स है वो कौन बताएगा? मैम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बता दिया। नहीं, उसको पूरा बोलो, मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट्स। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पूरा कनेक्ट नहीं होता, ये मॉडर्न डाइट को डाइट अलग रखा जाता है उसमें। ठीक है, डाइट एंड एनाटॉमी न्यूट्रिशन, हाँ उसमें जाएगा ये मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट्स है। अब किसको कुछ समझ में आया और सभी को पता था? ठीक है, ऐसा नहीं, एक भी पर्सन यहाँ नहीं है जिसको जितने रेफरेंस बुक बोले हैं नहीं पता है, सबको पता थे। लेकिन ऑन द स्पॉट जब क्वेश्चन पुटअप किया गया तो लगा, फिर हमको सोचे इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना, मीनिंग और रेफरेंस के साथ पढ़ना। अब पढ़ेंगे तो फिर आपको लगता है कोई कंफ्यूज करेगा हमें? नहीं करेगा। ठीक है, कोई चांसेस ही नहीं बनते, कहाँ से कंफ्यूज करेंगे? जब मान लो हमारे पास 100 पेज की बुक है, हम पूरी पढ़ कर गए तो दूसरा व्यक्ति हमें कंफ्यूज कहाँ से करेगा? कहीं से भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तो क्लियर हो गया हमको, तो अब इसमें आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आप बाकी का सब देख लेना। ठीक है, कौन MRP क्या है जो हेमंत भैया ने समझाया था? बोलेंगे अदीप भैया? मैम मिल्क प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, जो पैक्ड फूड आता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये तीनों क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। हमने 3 कॉस्ट फैक्टर बोले थे जिसके कारण हमारा शरीर बीमार पड़ता है। हमने एक फूड साइंटिस्ट का नाम भी लिया था, डॉक्टर खादिर, उनका नाम लिया था। तो 3 वो कौन से कॉस्ट फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को पूरी तरीके से डैमेज करते हैं? कुछ चीज़ें इसमें से भी कनेक्ट हुई हैं, वहाँ हमने 3 के नाम लिए थे। ये जो मिलेट्स की बात की थी हाँ, आपने, तब हमने बात की थी तो हमने बताया था, तो उसमें कौन कौन से वो थे? 3 चीज़ें, 3 नाम लिए थे जो हमारी हेल्थ। हाँ बोलेंगे दीप्ति? मैम तृण धान्य बताए थे आपने। नहीं, वो तो वो था, तृण धान्य तो ट्रीटमेंट है। समस्या का कारण क्या है? बोलेंगे अदीप भैया? मैम 6 आपने श्री धान्य बताए थे। श्री धान्य ट्रीटमेंट है, श्री धान्य हेल्थ का ट्रीटमेंट है। चावल, गेहूं और एक और चीज बताया था जो नहीं लेना है, उसकी वजह से विजातीय पदार्थ जो आएगा। नहीं, जो 3 हमारे कॉस्ट फैक्टर्स थे वो हमारे क्या क्या थे? सीमा मैम बोल रहे हैं क्या? हेलो सीमा मैम। जंक फूड, फास्ट फूड और एक आहार। मैम मैं बताऊं? मैम एक्सेस ऑफ प्रोटीन एक्सेस ले लेना। वेरी गुड। और मैम एक मैं बता देती हूँ, प्रोटीन मैम का अत्याहार है, कुपोषण है और मतलब अपनी डाइट का ज्ञान न होना। नहीं, पहला था हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कॉस्ट फैक्टर है फर्स्ट, अपने अपने सिलेबस से ऊपर लिखे जाकर। ठीक है, ये तो नहीं खाना था MRP में, कॉस्ट फैक्टर क्या है वो हमने पूछा था क्वेश्चन, और ये हम पढ़ा भी चुके हैं। फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, किसके कारण हो रहा है? मिल्क प्रोडक्ट के कारण। ठीक, दूसरा है हाई ग्लूकोज, जिसमें हमारा चीनी, चावल, इसमें भी दूध, गेहूँ, जिनमें हाई हमें क्या मिल रहा है, और दूध में दूध डायरेक्ट नहीं है, जैसे चॉकलेट वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हाई लेवल का ग्लूकोज मिल रहा है आपको, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। फिर है माइक्रोबियल इम्बैलेंस,
माइक्रोबियल इम्बैलेंस क्या है? हाई प्रोटीन लेना। फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, सेकेंड है हाई ग्लूकोज इम्बैलेंस, थर्ड है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस किसके कारण? मिल्क प्रोडक्ट के कारण। हाई ग्लूकोज ये हमारा चीनी, चावल, दूध से बने प्रोडक्ट, गेहूँ सब आ गए इसमें। फिर माइक्रोबियल में क्या है? जब हम सोयाबीन और मीट, एग जो नॉनवेज प्रोटीन के लिए हाई चीज़ें ले रहे हैं, हाई, तो ये सब क्या है? ये तीनों हमारे कॉज फैक्टर हैं बीमार होने के। ठीक। अब जब पढ़ेंगे योग एंड डाइट में तो MRP को ध्यान में रखेंगे, ये कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखेंगे और सभी रेफरेंस वाली बुक्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर। अब जैसे ही सभी बुक्स को आप नाम याद आ गए या आपने एक जगह लिख लिया तो आप अपने मन से समझ पाओगे कि तैत्तिरीय उपनिषद है तो कौन सा क्या है? अन्नमय कोश। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका तो वहाँ क्या है कि चतुर्थांश जो वो भगवान शिव को समर्पित करना है। ठीक है, हट घेरन संहिता पढ़ रहे हैं तो आधा पेट भोजन करना है, 1/3 पानी के लिए, 1/4 हवा के लिए छोड़ना है। श्रीमद् भगवत गीता देख रहे हैं, युक्ताहार विहार से देख रहे हैं। 17 में देख रहे हैं तो 8, 9, 10 देख रहे हैं, सात्विक भोजन, रासिक भोजन और तामसिक भोजन। जिसका जैसा भोजन है वैसा उसका व्यवहार होगा, उसकी प्रकृति होगी, वैसे विचार होंगे और वैसा ही उस व्यक्ति का प्रोफेशन होगा और वैसा ही उसका दान होगा। ठीक है, व्यक्ति के आहार पर ही उसका प्रोफेशन डिपेंड करता है। जैसा वो भोजन ले रहा है वैसा ही वो प्रोफेशन भी चूज करे। ऐसा नहीं हो सकता बहुत सात्विक आप डाइट ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल वाला या बहुत मारधाड़ वाला कुछ ऐसा प्रोफेशन आपको कितने भी रुपए मिल जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपकी डाइट ने आपकी बॉडी का एक जो फिजियोलॉजी जो है वो पूरी चेंज कर दी है, तो वो आप नहीं कर सकते। जैसी आपकी डाइट है वैसे ही प्रोफेशन चूज करेंगे और जब भी किसी को कुछ देंगे जीवन में तो वही देंगे जो आपकी डाइट के अनुसार आपकी फिजियोलॉजी बनी है, उसी के अनुसार आप कुछ देंगे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये योग एंड डाइट का पार्ट है। अब देखते हैं अगर यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपीज। टाइम है, ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहले आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सब इनको तो हम डीप में अब नहीं जाएंगे। ठीक, आयुर्वेद किस पर डिपेंड कर रहा है? वात पित्त कफ पर। ठीक है, त्रिदोष के सिद्धांत पर। नेचुरोपैथी पंच महाभूत पर। सिद्धा है वो भी हमारे सबसे ही कनेक्ट होगा, थोड़ा सा नेचुरोपैथी थोड़ा सा आयुर्वेद, दोनों से कनेक्ट हो रहा है। फिर हमारा आता है ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, हेल्थ इन इंडिया एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये सब ट्रेडिशनल में ही जा रहे हैं। मॉडर्न डाइट में 6 कंपोनेंट्स हैं हमारे। फिर नीचे देख रहे हैं 2.2 में क्या है? यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या? मीनिंग एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ आदि व्याधि, रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हेयम दुख मनागतम, तापत्रय, क्लेश, अंतराय, तो ये सब क्या है? सब किस में है? हमारा सेकेंड चैप्टर है। किस में? सेकेंड चैप्टर है। आदि और व्याधि फर्स्ट में है कि सेकेंड में है? मैम सेकंड के अंदर है। दीप्ति 100 रुपये पहले फाइन भेज दो। फर्स्ट में आदि और व्याधि फर्स्ट में है, जो हमारे योग अंतराय है और हमारे वो हैं उनके सहबुआ जो साथी हैं 5। मैम योग प्रश्न पूछने के आप नहीं दीप्ति देखो हाथ सिलेबस सामने है, 1 मिनट रुके। दीप्ति सिलेबस है हाथ में? नो मैम सिलेबस नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 2.2 देख रहे हैं यूनिट 2 में। ये जब आप ये देखो कि हमने आदि व्याधि, फिर ये हेयम दुख मनागतम, तापत्रय, क्लेश, अंतराय सब एक लाइन में पूछ रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर योग वशिष्ठ होगा ही नहीं। ठीक है, जब कोई चीज़ एक ही लाइन में सीक्वेंस चल रहा है तो इसका मतलब ये एक बुक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आदि व्याधि वहाँ पर भी है, योग वशिष्ठ में है, लेकिन ये आदि व्याधि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में 30 और 31 नंबर का सूत्र योग अंतराय और जो उनके सहबुआ साथी हैं उनका है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दीप्ति, क्लियर ना? और चलो कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं तो हो सकता है मान सकते हैं। यस मैम 2.2। हाँ, फिर इसके बाद 2.3 में है, थर्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंचकोश। अब ये अलग हो रहे हैं सबसे। त्रिगुण क्या है हमारा? नहीं वैसे ये सब थोड़ा थोड़ा सा अलग है। त्रिगुण कहाँ है? राजयोगिक सभी ग्रंथों में, और त्रिगुण सभी जगह है क्योंकि पूरी प्रकृति त्रिगुण से बनी हुई है। सतोगुण तो सभी में है,
कोई भी बुक त्रिगुण से बाहर जाएगी नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट त्रिगुण से बाहर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में जो कुछ दिख रहा है वो सब त्रिगुण के अंदर ही आ रहा है। फिर पंच महाभूत, हमारा जो दिखने वाली सभी चीज़ों को जो आकार मिला है वो किससे मिला है? पंच महाभूत से मिला है, ठीक है। शेप जो मिला हुआ है वो पंच महाभूत से मिला हुआ है। फिर पंच प्राण क्या है? जिसके कारण हमारी बॉडी वर्किंग में है, पंच प्राण हो गए। फिर पंच कोश क्या है? ये पंच कोश हमारे शरीर में ही है, जो हमारा एक कोष की एनर्जी दूसरे कोष को सपोर्ट कर रही है, तो ये पंच कोश में आ गया हमारे। बोलेंगे आदि भैया? बोलेंगे आदि भैया? मैम ये सारे के सारे आयुर्वेद से कनेक्ट हो रहे हैं तभी? नहीं, पंचकोश नहीं जाएगा, पंचकोश का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में नहीं है मैम। उनमें आत्मा का बोल रखा है, उन्होंने दिखा रखा है कि पांचवें कोशों को जब हम कवर कर लेते हैं तो वहां तक पहुंचते हैं, और आयुर्वेद पूरा का पूरा जो है वो आत्मा तक लेकर के जाता है। देखो, जितने भी हमारे योग के ग्रंथ हैं, कोई भी हो, सबका अंतिम पड़ाव कहाँ है? आत्मज्ञान है, ठीक, सभी का है, ठीक। लेकिन जो पंचकोश है, कोश की जो भाषा है वो जोड़ेंगे तो सब में कनेक्ट हो, लेकिन पंचकोश हमारे उपनिषद का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक होता है कि जब हम कनेक्ट करेंगे तो सब में अंतिम परिणति तो सब में वही जाएगी, लेकिन जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो पंचकोश कहाँ है? उपनिषद का कॉन्सेप्ट है, और कहीं नहीं पंचकोश है, ठीक है। चलिए, फिर आते रोल ऑफ यौगिक पॉजिटिव एटीट्यूड, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सबसे सरल साधन है, कौन सा है? चित्त प्रसादन। किस हेल्थ से को कनेक्ट करता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, किसको कनेक्ट करेगा ये? हम सोशल है। बोलेंगे भैया? मैम सोशल। बोलेंगे रचना जी? मैम मेंटल भी तो होगा ना, चित्त पहले खुद का तो प्रसाद हो, स्वयं प्रसन्न होंगे तब औरों को करेंगे। चित्त प्रसादन है, ये हमारा इमोशनल हेल्थ है। जब जब हमने पढ़ाया है तभी हमने यही बोला है, इमोशनल हेल्थ है, ठीक है। इमोशनल हेल्थ क्यों है? हम मित्रता करेंगे तो कहाँ, दिमाग से करेंगे कि हृदय से करेंगे? हृदय से करेंगे, सही मित्रता हृदय से जाएगी। हम करुणा करेंगे, हृदय से करेंगे कि दिमाग से करेंगे? ब्रेन या हार्ट, क्या कनेक्ट होगा? मुदिता, प्रसन्नता कहाँ से आएगी? ब्रेन से या हार्ट से? प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, हार्ट। क्षमा करेंगे, उपेक्षा करेंगे, किससे करेंगे? ब्रेन, हार्ट, ठीक है। उपेक्षा एक तरह का क्षमा ही करना, हार्ट, ठीक है। तो जब भी हमारे इमोशंस कहाँ से कनेक्ट होते हैं? ब्रेन से या हार्ट से? इमोशंस हार्ट से, ठीक है। सबसे बड़ी ताकत कौन सी है हमारे जीवन में? इमोशनल हेल्थ। जितने भी संत महापुरुष हैं ये क्या बनते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। हमने ये सारे वर्ड्स हमेशा यूज़ करें, इमोशनल इंटेलिजेंट की बात करते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं, चित्त प्रसादन को ही बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी किसी का कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, ठीक। ये पता है, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती, बस एक बार उनके बीच का अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि वो क्या है। चलिए, तो ये सब क्या है? ये हमारे भावनाएं, और भावनाओं का संबंध कहाँ से है? भाव और भावनाएं, हृदय, दिमाग, फिर भावनाएं हमारे हृदय से, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग डेली पढ़ते हो, उनको लगता है कि सबको बुलाकर सबको बहुत प्रेम करें। मैम वैसे तो इमोशनल है, लेकिन मतलब व्यवहार तो सोशल ही है ना, मतलब इनके साथ हम मित्रता कर रहे हैं, इनके साथ हम पहले आप मित्रता करोगे कि पहले आप विचार करोगे? भावनाओं में आएंगी चीजें पहले, क्या? वो तो फिर सभी में चीज आ जाएगा, सारे तो मन से ही कनेक्ट होते हैं मैम। नहीं, मन से ध्यान रखना। अभी हमने कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये मन का पार्ट हो गया, लेकिन हमने कहा इसको आत्मसात करना है, किसका पार्ट हुआ? ये हृदय। दोनों के बीच में अंतर हो गया, ठीक। यहाँ जब चित्त प्रसादन लिखा है, चित्त की सुंदरता बढ़ानी है, दिमाग की सुंदरता नहीं बढ़ाई जाती, सुंदरता हमेशा हृदय की बढ़ाई जाती है। दिमाग को हमेशा लॉजिकल वे में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिमाग की एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं कि दोनों के बीच में क्लियरिटी आनी चाहिए, यह है दिमाग की एनर्जी। और जब किसी चीज़ को सुंदर बनाना है,
सहज बनाना है, क्षमा के भाव में लेकर आना है, भावनाएं जोड़नी है। और सिंपल लिखा है, भावनाएं लिखा है, भावनाओं का संबंध दीप्ति कहाँ से हुआ बोलो? मैम वो तो हृदय से ही है। ठीक है, तो जब पहले भावनाएं आपके हृदय में आएंगी कि पहले आप सोशल समाज की सेवा करके आ जाओगे? मैम वो तो हृदय से ही कर पाएंगे। पहले भावनाएं जब हमारे हृदय में सही तरीके से काम करना शुरू करेंगी तो पहले हम अपने पर चीज़ें करेंगे, अपने पर काम करें। अपने पर क्या करेंगे? पहले हम ही दूसरों को क्षमा करना सीख जाएं। ठीक, पहले हम ही पुरानी बातों को भूल जाएं, हम ही अपने जीवन में हर परिस्थिति में आगे उठने के लिए आगे आ जाए। तो पहले ट्रीटमेंट कहाँ होगा भावनाओं में? पहले अपना ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, फिर यही जो हमारा ट्रीटमेंट है ये आपको धीरे धीरे समाज में दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आप जिससे बात करेंगे, नहीं भी चाहेंगे तो वो व्यक्ति आपके इस पक्ष को पकड़ लेगा, कनेक्ट कर लेगा कि ये व्यक्ति भाव जगत से जुड़ रहा है या दिमाग से जुड़ रहा है, ये हमें केवल मैनिपुलेट कर रहा है या कुछ हमें देने की भी बात कर रहा है। ठीक है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो कौन सा पार्ट एक्टिव है इस समय? दिमाग। ठीक है, और जब ये हो कि हर चीज में देने का भाव जुड़ा है, क्या कनेक्ट होगा? हार्ट के ब्रेन? मैम हार्ट। तो बहुत क्लियर रखना है कि हम क्या पूछ, क्योंकि योग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस बात पे है? जो लोग योग पढ़ाते हैं वो योग के विज्ञान को साइड कर देते हैं, वो इतना योग में डूब जाते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि डेली डेली हम लोग कहेंगे कि मैं सेवक, वो भगवान जी भगवान है और हम सेवक हैं, और घर में फिर कुछ बातचीत आएगी तो फिर वो सेवक से हम भगवान हो जाएंगे, वो सेवक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम क्लियर होंगे अपने माइंड में कि कौन सी चीज़ हमारे ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, कौन सी हार्ट से कनेक्ट कर रही है, कहाँ हमें, मान लो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति बहुत हमें चीटिंग करता हुआ दिख रहा है, अब हम रास्ते में हैं तो ब्रेन यूज़ करेंगे कि हार्ट यूज़ करेंगे? वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? मैम ब्रेन यूज़ करेंगे। एक मिनट, एक बोलेंगे, क्या यूज़ करेंगे? मैम ब्रेन यूज़ करेंगे। ब्रेन यूज़ करेंगे रास्ते में आते। ठीक है, वहाँ हार्ट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यही बात अपने घर पे आ जाए तब क्या यूज़ करेंगे? जहाँ वहाँ पे भी देखना है, बच्चा हमें गुमराह कर रहा है तो ब्रेन यूज़ करेंगे। ठीक है, बच्चे को सही दिशा में लाना है तो हार्ट यूज़ करेंगे। जब तक आप इतना क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पढ़ना बस ऐसा लगेगा कि बस पढ़ ही रहे हैं। इस पढ़ने से आपको एक दिन बोरिंग फील करोगे और फिर लगेगा बस हमने समय बर्बाद कर दिया पढ़कर। ठीक, तो इसलिए बड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये सब कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्लियर होना चाहिए कब ब्रेन यूज़ करना है, कब हार्ट यूज़ करना है। कोई सामान हम पूजा पाठ की सामग्री का लेने जा रहे हैं तो ब्रेन यूज़ करेंगे, लेकिन सामान को जब चढ़ाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे? तब हार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब इतना क्लियर होंगे आप अपने कॉन्सेप्ट में तब आपको लगेगा कि पढ़ना कितना आसान है। चलिए फिर आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, इसमें नीचे देख रहे हैं आहार विहार आचार और विचार। आहार विहार हमारे भोजन से संबंधित है, जो हमारे योग बस सब में सभी जगह आहार विहार के बारे में बताएगा। आचार विचार क्या है? यम और नियम है। आचार यम है, विचार हमारे नियम है। आचार किसके लिए है? दूसरों के लिए। दूसरों के साथ जब भी हमें अपने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो यम की ज़रूरत पड़ेगी, और जब विचार की बात आएगी तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने हमारे नियम में क्या देखते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसमें हम सेल्फ में जोड़ते हैं। और जब हम बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तब इसमें दूसरा भी कोई जोड़ता है आकर। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे देख रहे हैं तो रोल ऑफ, इसमें शुद्धि क्रिया, यहाँ पर हम अब डीप में नहीं जाएंगे। अब आते हैं नीचे देखते हैं धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि क्या है? हमारा चिंतन मनन निधिध्यासन। जितने भी जब हम लोग बात करेंगे राजयोगिक ग्रंथों की तो कहाँ से शुरू होगा? धारणा ध्यान समाधि, धारणा से शुरू होगा। और उससे पहले जितने भी ग्रंथ हैं तो वो मान लो यम हम लोग देख रहे हैं अष्टांग योग में, तो पूरा अष्टांग योग क्या है? वो अष्टांग योग है। अब अष्टांग योग से राजयोग निकालना हो तो क्या निकालेंगे? धारणा ध्यान समाधि निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और जहाँ कहीं भी ध्यान की बात आ जाए तो आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर ध्यान से हम अपने जीवन की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो किस नेचर के लोग हैं? राजयोग प्रकृति के लोग हैं।
हम सात्विक है सारे। नहीं, सात्विक सब होते हैं, प्रकृति कौन सी है, मतलब कौन सा नेचर है उनको ग्रस्त करने का, राजयोग का है। ठीक है, प्रकृति तो सबकी सात्विक, जो योग में जा रहे हैं सब सात्विक प्रकृति के लोग हैं। लेकिन जब किसी को मान लो ध्यान में रुचि हो, कुछ लोगों को लगेगा कि हम पहले आसन कर लें, फिर प्राणायाम कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें, और जो फिजिकल वाली सटकर्म कर लें। कुछ को ऐसा लग रहा है अच्छा मौसम है, अच्छी जगह बैठे, कहीं शांत, तो लगता है कुछ शांत होकर बैठ जाए, अब कोई विचार नहीं करेंगे। ठीक, कोई विचार नहीं करेंगे, ना कुछ सोच रहे हैं, ना बात कर रहे, शांत हो गए, ये सब किस में जाएंगे, सब राजयोग की प्रकृति में जाएंगे। अब देखते हैं, फिर और नीचे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ योग थेरेपी इन ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट बुक्स। अब जो हमारी ट्रेडिशनल योग टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें देखते हैं, तो वहाँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, तो श्रीमद् भगवद गीता का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से उठाई गई, शांति पर्व से या भीष्म पर्व से? भीष्म पर्व से। सब लोग एग्री हैं? ठीक है, फिर उसके बोलेंगे दीप्ति? नहीं मैम, एग्री के लिए हैंड रेज किया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें 700 श्लोक हैं हमारे। ठीक है, फिर उसी में 18 चैप्टर्स हैं। ये क्वेश्चन आप सब लोग नहीं याद हो तो यहीं लिख लेंगे, ये 18 चैप्टर जो हमारा ईशावास्य उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेदी, उसके 18 अध्याय इसी 18 अध्याय से कनेक्ट है श्रीमद् भगवद गीता के। ईशावास्य उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेदी है, पहला उपनिषद है, उसमें जो 18 अध्याय हैं उसमें 18 श्लोक हैं, वो 18 श्लोक ये 18 अध्याय से कनेक्टेड है श्रीमद् भगवद गीता के। फिर यहाँ पर क्या करना है, सभी आपको जो 18 हमारे चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, उनके नाम लर्न करने हैं। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पर आधारित है। पूर्णतः जो हमारा सांख्य योग है वो क्या है, किस पर आधारित है, स्थित प्रज्ञ सांख्य योग जो सेकंड चैप्टर है वहाँ। यात्रा शुरू हो रही धर्म योग क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, समाप्ति कहाँ हो रही है, जहाँ उसे जो 62 के आसपास 66 शायद नंबर, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, नहीं सॉरी, पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को भगवान कृष्ण और अर्जुन जहाँ हैं वहाँ श्री और विजय यश है। ठीक, फिर एक जो सेकंड चैप्टर में 6 नंबर का श्लोक है, वो शिष्यस्ते हम साधी माम तम प्रपन्नम, कि अपनी शरण में ले लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वही 18 चैप्टर में जाकर क्या हो रहा है, 16:6 के आसपास का जो शायद 16:6 ही है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, वहाँ क्या नष्टो मोहा मैम वो 2.7 सरेंडर कर रहे हैं और 18.73 वो समृद्धि लब्ध्वा। नष्टो मोहा, तभी हमने कहा उसमें एक बार कंफर्म कर लेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। ठीक है, तो ये क्या है, हमें एक से दूसरा कनेक्ट करना भी आना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कहाँ सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने जब पढ़ाया था तो हमने पहले ये डिज़ाइन ही इसी बेस पर किया था, जो वो पीपीटी बनी थी हम लोगों की। ठीक है, तो ये वहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर हमारे जो हमारे भोजन की प्रकृति है, 4 प्रकार के हमारे कौन है, भक्त के 4 प्रकार हैं। कौन से चैप्टर में भक्त के 4 प्रकार है, बोलेंगे दीप्ति? हम 7.16 में हमारे भक्ति के 4 प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आते हैं, फिर एक पूरा भक्ति योग पर ही आधारित एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर नंबर है? 12। ठीक है, तो ये अपना एक बार पूरा देख लेंगे, वहाँ जाके नंबरिंग कर लेंगे जाकर। अब आते हैं फिर नेक्स्ट, इसी में देखते हैं त्रिगुण वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है यहाँ पर। 13 चैप्टर, क्षेत्र जो है वो शरीर है और आत्मा क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक है, क्षेत्र शरीर हो गया, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष और प्रकृति है। तो क्षेत्र क्या हो गया, प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ क्या हो गया, पुरुष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3.2 में आते हैं, एक बार चेक करते हैं। अब हम इसमें से जो पूछेंगे उसका आंसर सही से आना चाहिए। निर्विचार समाधि क्या है, किस चैप्टर में डिफाइन है, किस सूत्र में है। सूत्र जिनको नहीं भी लर्न हो, पर जिनको लर्न है वो भी हैंड रेज कर दें और बताएं निर्विचार समाधि है क्या और कहाँ डिफाइन है। बोलेंगे मोनिका मैम? मैम पहले पाद में है निर्विचार समाधि, जो हमारी
जो समाधि के 4 प्रकार हैं उनमें से एक ये निर्विचार समाधि है। इसमें सविचार और निर्विचार। ठीक है, विचार समाधि के अंदर 2 पार्ट्स हैं, सविचार और निर्विचार। निर्विचार समाधि से हमें क्या प्राप्त होगा? अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद क्या है? ऋतंबरा प्रज्ञा। ऋतंबरा प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या है? मैम सत्व बुद्धि, मतलब परिष्कृत बुद्धि। जो एक आपकी एक वृत्ति है, बोलेंगे राशि मैम? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति, जो हमारी मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है। ठीक है, निर्विचार समाधि किसमें कर रहे हैं? स्थूल विषयों पर या सूक्ष्म विषयों पर? मैम सूक्ष्म विषयों पर। सूक्ष्म विषयों पर। निर्विचार समाधि में कौन सी भूमि है चित्त की? चित्त की कौन सी भूमि है? बिल्कुल सही आंसर है, आराम से बैठ करके आंसर देंगे। निर्विचार समाधि में कौन सी चित्त की भूमि आ रही है? किस चित्त भूमि में निर्विचार समाधि है? बोलेंगे मोनिका मैम? मैम एकाग्र अवस्था। सब लोग क्लैपिंग कर दें मोनिका मैम के लिए। बिल्कुल जागृत अवस्था में बैठी है मोनिका मैम। ठीक, पता है पढ़ना जिस दिन आपको ऐसे लगेगा और ऐसे पढ़ने के लिए आप बैठिए तो आपको लगेगा कि 6 घंटे भी चले बैठ जाएं आपको 1% बोरिंग फील नहीं करेंगे। खाना भी लगेगा थोड़ी देर बाद खाएंगे जाकर। ठीक है, तो जितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे एक एक चीज़ों, और इंटरेस्ट आता कहाँ से है? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तभी इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक, तो पढ़ना हो तो बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठे तो पूरा देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें मैत्री करुणा मुद्रा चित्त प्रसादन किस नंबर का सूत्र है, किस चैप्टर में है? मैम फर्स्ट चैप्टर में 1.32 मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां 30 पुण्य दिशानां भावना चित्त प्रसादन 1.3। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में 33 नंबर का सूत्र है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसी में नेक्स्ट है निर्बीज समाधि के कौन कौन से नाम हैं? एक बार निर्बीज समाधि के पर्यायवाची बोल दें, सिनोनिम्स बोल दें। बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। चलिए पढ़ना मैम से पूछ ले पहले, बोलेंगे पढ़ना मैम। असंप्रज्ञात समाधि। और बोलेंगे दीप्ति? कैवल्य। वेरी गुड, कैवल्य। और परवैराग्य और परवैराग्य। हाँ, मोक्ष नहीं आएगा क्योंकि अभी इसी में योग दर्शन में पूछ रहे हैं। और विराम प्रत्यय और निरुद्धावस्था। वेरी गुड, मोनिका का आंसर सही है, निरुद्धावस्था। और कोई भी? संस्कार कौन से आएंगे? मैम धर्म में समाधि आएगी। वेरी गुड, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। और निरोध संस्कार। ठीक, कौन से संस्कार कनेक्ट हो रहे हैं? निरोध संस्कार। एक व्युत्थान संस्कार है, एक निरोध संस्कार है। व्युत्थान संस्कार किससे कनेक्ट होंगे? संप्रज्ञात समाधि से। संप्रज्ञात। ठीक, चलिए फिर आते हैं जात्यांतर परिणाम क्या है और कहाँ डिफाइन किया गया है? बोलेंगे दीप्ति? मैम 4.2 में है जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पूरा। क्या हो रहा है इसमें? मैम उसमें वो बता रहे हैं कि जो जन्म औषधि मंत्र तब समाधि जब जिससे भी सिद्धियां प्राप्त हो रही तो उससे हमारी प्रकृतियां बदल रही है। प्रकृति का बदलाव कहाँ दिखाई दे रहा है? मैम उनके जन्म के अंदर उनकी प्रकृति का बदलाव हो रहा है। किनके? जो भी मतलब जो भी जन्म से ले रहे हैं
जन्म से मतलब प्राप्त करना चाह रहे हैं या औषधि से, तो उनकी प्रकृति बदल रही है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि मतलब वाल्मीकि जी थे और कई और भी आपने नाम बताए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। टिपिकल लोग ले लो, अंगुलीमाल को भी ले लो सीधा, ठीक है। इस पर उनके मार्ग तो ये क्या जात्यांतर प्रकृति का मीन्स हुआ कि जब अचानक से किसी भी कारण से कोई भी सद्गुरु भगवान जी के, वैसे प्रकृति बदलेगी तो सद्गुरु भगवान जी का मिलना तय है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही हम को ऐसे संत महापुरुषों से मिलना हुआ, पर सबके ऊपर ये प्रभाव आए ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या है कि वाल्मीकि जी की बात ले ले या अंगुलीमाल की बात ले ले कि जैसे ही वो उनके प्रभाव में, उनके मार्गदर्शन में आए, तो क्या हुआ कि अंगुलीमाल एक भिक्षु बन गए। तो ये प्रकृति में परिवर्तन कहाँ आया था? चित्त में आया था, ठीक। चित्त का में जो बदलाव हुआ, चित्त में जो प्रकृति बदली, परिवर्तन हुआ, उसका व्यवहार में परिणाम दिखा, ठीक है। कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, पहले वो हिंसक थे अंगुलीमाल, और फिर वही अहिंसक बन गए। तो प्रकृति में जात्यांतर परिणाम, एक जाति का दूसरे में बदलना। तो एक जाति कौन सी हुई? हिंसक से अहिंसक में बदलना। तो जो परिणाम आया है वो आया कहाँ है? चित्त में। और चित्त में जो परिणाम आया है उसके का जो प्रभाव दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है? व्यक्तित्व में दिख रहा है। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस बात पे? चलिए फिर कुछ देख लें। जो हमारे 5 वो हैं, क्या बोलते हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, वो किस चैप्टर में है और कौन सा सूत्र नंबर है? अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम, वसित्व, शित्व। मैम तीसरा विभूति पाद में है। श्लोक नंबर है काया संपत मैम का है, पर श्लोक नंबर मेरे को याद पूरा नहीं आ रहा। 3 बोलेंगे दीप्ति? 3.45 और 3.46 पे कनेक्ट होगा। हाँ, वो रूप लावण्य बल वज संगनन त्वानि काय संपत्ति, ठीक है। तो ये क्या है? 3 का 45 नंबर का सूत्र है। फिर देखते हैं, इसी में आते हैं निर्माण चित्त या कर्म वासना, स्मृति और संस्कार। जो कर्म है हमारे, कर्म का वर्णन कहाँ है, किस चैप्टर में है? और कोई दीप्ति को छोड़ के कर्म का वर्णन किस चैप्टर में है? बोलेंगे हरदीप भैया, बोलेंगे। मैम 2nd चैप्टर में है और उसमें दृष्टा जन्म वेदनीय जातीय आयुर्भोगा। तो ये 2.12 2.13 है। कलेश मूला कर्माच्यो दृष्टा जन्म वेदनीय सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। सती मूले तद्विपाको जातीय आयुर्भोगा। तो ये कर्म के ऊपर है कि जो हम विचार से कर्म और कर्म से फिर हमारा जातीय भोग। जो हम लोगों का ये है, हमने पूछा कर्म पूछा है, कर्म को कहाँ डिफाइन किया गया है? 4.7। वेरी गुड। जहाँ पर हमारे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्मास, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। ठीक है, कर्म पूछा जाएगा तो ये कर्म, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कैवल्य इन पतंजलि योग सूत्र। कैवल्य का कॉन्सेप्ट क्या है? 4.30। वेरी गुड। और बोलिए दीप्ति? मैम 4.34। ठीक है। और अब बिल्कुल सही आंसर आने चाहिए कैवल्य के कॉन्सेप्ट में। योगस चित्त वृत्ति निरोधा हमने क्या पढ़ा है? मैम 1.18 में भी असम प्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएंगे तो वहां भी कैवल्य है।
और इसमें जो है 3.48 या वो जो भी है तद वैराग्यादपि दोष बीज श्याम केवल्यम, तद वैराग्यादपि दोष भी कैवल्यम करके है। देखिए ये इसमें ध्यान का वो भी है, ये सब कैवल्य के कॉन्सेप्ट हो गए। और कैवल्य को सिद्ध करने का तरीका क्या है हमारे? योग चित्तवृत्ति निरोधा, यही तो एक डेफिनेशन है जिस पर पूरी बुक बेस्ड है। ठीक है, पूरी बुक बेस्ड किस पर है? क्योंकि हमारा कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ? अथ योगा अनुशासनम, कि पहले योग क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो रही है कि पहले जीवन में आंसर हो कि अनुशासन हो। फिर सेकंड क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा। अगर चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया तो क्या हमें मिलेगा? चित्त की कैवल्य मिलेगा हमको। अब इस कैवल्य को पूरा करने के लिए हमने पूरी यात्रा की। ठीक है, और पूरी यात्रा जो की, फिर हमने जब 34 में पहुँचे तो 34 में हमने पहुँच कर क्या देखा कि जो हमारी प्रकृति है वो अपनी साम्य अवस्था में आ गई, पुरुष अपनी साम्य अवस्था में, शरीर हमारा यही है, लेकिन हमारी प्रकृति पूरी एक जाति से दूसरे में परिवर्तित हो गई जाकर। ठीक, तो हम जैसे मनुष्यों के जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ वही है, लेकिन केवल और केवल अब हम प्रकृति के नियमों के साथ जीवन जिएंगे। यहाँ सबका सदुपयोग करेंगे, पर किसी के भी हम मालिक नहीं बनेंगे। बस इतना अंतर हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में हमारा धर्म और धर्मी क्या है, किस चैप्टर में है और धर्म और धर्मी है क्या? मैम थर्ड चैप्टर में है। और शांतुजितो धर्मान 3.13 है। शांतुजितो धर्मा शांतुजितो अच्छा बस ये बता धर्मानुपाति धर्मी, कोई शांतुजितो। ठीक है, ये धर्म और धर्मी है क्या बोलेंगे? मैम बोलेंगे हर दिन कंप्लीट करेंगे। बोलो मैम। हाँ। नहीं बोलिए इधर बोलिए मैम। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति का जो कार्य है वो हर एक चीज, जैसे त्रिगुणात्मक हो गया, पुरुष के साथ जब संयोग हो गया तो उसके बाद त्रिगुणों के बाद जो जो भी चीज होती है हर एक चीज धर्म और धर्मी में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे मिट्टी का आपने एग्जाम्पल दिया था, तो जो बंदा ये जान लेता है कि ये मिट्टी है तो फिर वो ये भी जान लेता है कि घड़ा है और ये घड़े के बाद फिर मिट्टी बनेगा। मतलब वो अपना रूप जैसे जैसे उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे जैसी चीज मिलती है, अपना रूप बदल के वो धर्मी बनता जाता है। मतलब धर्मी फिर धर्म और धर्म से फिर धर्मी, ये चेन चलती रहती है। ठीक है, लेकिन यदि मिट्टी और बर्तन में धर्मी कौन है? धर्मी बर्तन और घड़ा उसका धर्म है। हाँ, मिट्टी धर्मी है, घड़ा उसका धर्म है। जैसे गोल्ड हमारे सॉलिड फॉर्म में गोल्ड हमारे पास है तो ये क्या है? धर्मी है। और गोल्ड से जितने भी ज्वेलरी हमारी बनेगी वो सब क्या होंगे? उसके धर्म होंगे। ठीक है, तो एक जो उसका जो बेसिक स्वरूप है जो वो क्या है? वो धर्मी में आएगा, और जो कुछ उससे बनेगा वो सब धर्म में आएगा। और जो सर्कल चेंज हो रहा है वो क्या होंगी? वो उसके लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम में आएंगे। ठीक, परिणाम हम लोगों ने देखे थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम क्या है? जो बन रहा है, कोई बर्तन बना मिट्टी से, धर्म परिणाम। लक्षण क्या है? पहले अभी वो दूसरा दिख रहा है, मिट्टी से घड़ा, घड़े से फिर मिट्टी, लक्षण हो गया। अवस्था क्या है कि एक ही अवस्था जो है वो सडन नहीं बदलती है, दिखती हर क्षण जो बदल रहा है वो अवस्था परिणाम हो गया हमारा। तो ये क्या है? ये सब किस में हो रहा है? ये सारे परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं? प्रकृति में हो रहे हैं। इन परिवर्तन को देख कौन रहा है? पुरुष देख रहा है। ठीक, परिवर्तन प्रकृति में हो रहे हैं, देख कौन रहा है? पुरुष देख रहा है। ठीक, तो हमारे पूरे जीवन में जो कुछ घटता है, हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे मन में ऐसे विचार आते थे कि हम बहुत फिल्में देखेंगे। तो इसका मतलब
फिल्में देखेंगे, ये विचार को भी कोई देख रहा है तो वो कौन देख रहा है? पुरुष आत्मा ही देख रहा है। कि जब हम कोई घटना घट चुकी है, हमें ये भी पता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो काम हुआ था, हम कह रहे हैं कि उस समय मेरे अंदर ये विचार आया था, यदि ये विचार ना आता और हम ये विचार कर लेते तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। तो मतलब हम दोनों चीज़ देख रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा शरीर कितना सुंदर था, हम कहाँ पढ़ते थे वो भी पता है, और हमारे अंदर विचार क्या चल रहे थे, जबकि विचार तो सूक्ष्म में है। तो विचारों को भी कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब जो नहीं बदलता है उसका नाम है पुरुष या आत्मा। वो बराबर एक एक चीज़ों को जीवन की मॉनिटर कर रहा है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसको, जैसे हमें भोजन शरीर के लिए चाहिए, मन के लिए स्वाध्याय चाहिए, ऐसे आत्मा के लिए हर रात एक संतुष्टि चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आज जो करने योग्य था हमने कर लिया, जो नहीं कर पाए तो अब कल के लिए सद्बुद्धि देना, अदरवाइज हमें क्षमा करना। ठीक, तो ये क्या है? ये आत्मा का भोजन है। क्योंकि आत्मा को एट एनी हाउ क्या चाहिए? केवल और केवल सेटिस्फेक्शन चाहिए। और सेटिस्फेक्शन भी कैसा? झूठ वाला नहीं, सच वाला। तो ये बस ध्यान में रखना है कि हमने कैसे। तो आज ये सब अच्छा, जो इसमें से एक और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी विभूतियाँ क्या हैं हमारे जीवन में? सभी विभूतियाँ हमारे जीवन में क्या है? दोनों कॉन्सेप्ट बताएंगे। विभूतियाँ क्या हैं, क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। तीनों के क्वेश्चन का आंसर जो देने में सक्षम हो वह हैंड रेज करें। चलिए हरदीप भैया आप ही बोलिए पहले। एक मिनट हरदीप भैया रुकिए, राशि मैम से पूछ ले। बोल, एक मिनट रुकिए हरदीप भैया, राशि मैम बोलेंगे। हाँ, ये जो विभूतियां हैं वो एक माइंड क्या स्टोन है, वो जो हमें ये बता रहा है कि हम सही दिशा में अपनी साधना सही दिशा में कर रहे हैं, और हम जो हमारे जो लक्ष्य है हमारा कैवल्य प्राप्त करना, वो हम उस दिशा में हैं, ठीक दिशा में। ठीक है। और क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, उन पे अटकना नहीं, वो नहीं, मतलब उन्हीं पे अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हीं सिद्धियों पे अटक जाएंगे तो आगे वाले मतलब जो हमारा रास्ता है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे भटक जाएंगे। ठीक है। अब एक बात, कितने लोगों ने विभूति पाद, हमने पढ़ाया भी था, पहले पढ़ाया नृत्यार्थ में, कितने लोगों ने विभूति पाद को सही से पढ़ा है? वो हैंड रेज करेंगे। विभूति पाद को पढ़ा है, अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, बस पढ़ा है सही से, वो हैंड रेज करते हैं। दीप्ति हो गई, राष्ट्रीय मैम हो गए, मोनिका मैम, ठीक है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, विभूति पाद जो है हमारा, वो उसको जब ध्यान से देखेंगे और फिर अपने जीवन को कंपेयर कर लें। विभूति पाद में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी इसमें सिद्धियां हैं, विभूतियां हैं, जिनको अगर एक सिद्धि या विभूति जीवन में मिल जाए तो आप पूरे जीवन को बहुत, मतलब जितने आप समृद्धि के को समझते हैं, जितने तरह की समृद्धियां होती हैं, प्रॉस्पेरिटीज़ की बात करते हैं, वो सब आपको मिल सकती है एक एक सिद्धि या विभूति पर। लेकिन सिद्धि और विभूति के मिलने से हम कभी भी आत्मसंतुष्टि की ओर नहीं पहुँचेंगे। थोड़ा बहुत तो हो जाएगा क्योंकि सेवा के भाव में लगाएंगे तो उसमें होगा, लेकिन आत्मसंतुष्टि जो आत्मज्ञान है वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो एक बात हमने ये इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि जब इतनी जो जीवन की विभूतियाँ हैं कि आकाश में उड़ने तक की शक्ति, जमीन के अंदर जाने तक की शक्ति, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम वसित्व ईशित्व, कि हम पूरे यूनिवर्स के पदार्थों को प्राप्त कर लें और उन पर शासन कर लें, मतलब जिसकी जैसी ज़रूरत है। अगर मिट्टी को गीला करना हो तो गीला कर दें, सूखा ना हो तो सुखा दें, इतना कुछ कर लें, तब भी वो व्यर्थ है। तो इसका अर्थ एक बात तो जरूर समझ में आए कि यदि हम अपने मनुष्य जीवन में किसी तरह का ईगो लेकर चल रहे हों तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। ठीक, इस धरती में ईगो सजाकर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता और उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा जाता है जितने संत महापुरुष हैं जो रिसेंट में बहुत अच्छे लेवल के जो इस समय भी काम कर रहे हैं, कि यदि हम जीवन में कुछ ना बन पाएँ तो भी ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अपने जीवन में ईमानदार तो जरूर बने।
क्योंकि जिन लोगों को लगता है ना कि बिना कुछ झूठ फरेब के काम नहीं होता है, ये अभी बहुत गलत कॉन्सेप्ट में जी रहे। आप जितना ईमानदार होते हैं उतनी जल्दी काम होता है, उतना ब्लेसिंग्स के साथ काम होता है और उतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। ठीक, तो कुछ ना कर पाए तो कम से कम अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि प्रकृति आपको हर क्षण देख रही है। और उससे प्रकृति है कौन? हम प्रकृति हैं और हमारी आत्मा देखने वाला है। ठीक है, बाहर कोई देखने वाला नहीं है, उसकी कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्या है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकृति पुरुष क्यों पढ़ रहे हैं पूरे टाइम कॉन्सेप्ट, क्यों विभूतिपाद और कैवल्यपाद पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए तो पढ़ा है उन्होंने, एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। लेकिन पेपर तो एक छोटा सा हिस्सा हो गया। जिस व्यक्ति को जीवन जीना नहीं आया उसके पास डिग्रियाँ एक बार सुसाइड का काम कर देती हैं। जितने लोग इस दुनिया में आत्महत्या करते हैं, सबसे अधिक टैलेंटेड लोग आत्महत्या करते हैं। ठीक, सुसाइडल टेंडेंसीज किसके पास सबसे अधिक हैं? जो सबसे अधिक टैलेंटेड लोग हैं उनके पास। ठीक है, सामान्य लोग आत्महत्या नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये हम लोग देख रहे थे योग दर्शन को। फिर अब हम लोग देखते हैं योग वशिष्ठ को। योग वशिष्ठ में हम लोगों को डेफिनेशन सभी को पता है, संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है। दूसरा प्राण संरोध कि प्राणायाम के माध्यम से भी योग को पूर्ण किया जा सकता है। आदि और व्याधि, ये भी कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है हमारा। ठीक है, फिर योग वशिष्ठ का ही कॉन्सेप्ट है कि प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दो जो पूरे यूनिवर्स के महापाप हैं, एक भ्रूण हत्या और एक ब्रह्म हत्या, उसको भी प्राणायाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इतनी गहरी प्राणायाम। और जो उपनिषद हैं, अपना एक क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख लें और याद रह जाए तो ठीक है। जितने हमारे उपनिषद हैं उनमें जब भी ब्रह्म की बात होती है वहाँ ब्रह्म प्राण को ही कहा जाता है, प्राणायाम को ही ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्राणायाम को ही ब्रह्म की संज्ञा दी गई है कि प्राण को यदि प्राणायाम के द्वारा मजबूत कर लिया जाए, एक दिशा में निर्देशित कर लिया जाए, तो यही ब्रह्म तक हमें पहुंचा देगा। तो ये हमारा आज जितना हम कवर कर सकते थे उतना हमने कवर करने की कोशिश की। पढ़ाया हमने कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक ट्रिगर दिया है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब हम इतने उम्मीद सभी से करेंगे कि जैसा हमने अभी बोला है, आपने पूरे मन से यदि 6-7 दिन केवल रिवीजन ले लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में पढ़ना सार्थक हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी करेंगे जैसे अभी हमने बताया वैसे ही करेंगे। ठीक, एक एक पॉइंट को पूरा पॉइंट आउट करेंगे, कुछ उसको डिफाइन बहुत डेप्थ में पहले नहीं जाएंगे, केवल हम इतना परिचित हो जाएं कि इस वर्ड का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, फिर इसका रेफरेंस क्या है। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने डॉक्टर हर्ष सिंह की बात की, और दूसरा उनसे भी अधिक इम्पॉर्टेंट एक बुक का केवल याद रखेंगे, डॉक्टर अनंत कुमार गुप्ता। ठीक, एक बेस्ट राइटर है, उनको बस आपने कर लिया। उसके बाद फिर अब जो जो और अदर ग्रंथ हैं उनके नाम लिखते जाएंगे, कौन कौन से रेफरेंस बुक्स हैं और उनके राइटर याद रह जाएं तो ठीक है, जिनके ना रहे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कम से बुक तो पता हो कि इसमें यौगिक डाइट है तो यहाँ कितनी बुक्स हमारी कनेक्ट हो रही हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लो क्षेत्र प्रकृति और पुरुष पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। या श्रीमद् भगवद गीता में हमें बोल दिया जाए वहाँ पर कि 5 मिनट बोलना है, तो श्रीमद् भगवद गीता को कैसे कनेक्ट करेंगे 5 मिनट के लिए। डाइट में 5 मिनट बोलना हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे डाइट को 5 मिनट। योग दर्शन में 5 मिनट बोलना हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें रखें कि ओवरऑल कनेक्टिविटी आती हो, और कुछ ऐसी करें कि जैसे मान लो हमें लग रहा है योग दर्शन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अष्टांग योग को हमने ले लिया या समाधि के 4 प्रकार ले लिए। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट उठा लिए, या फिर जो 4 हमारे पाद हैं उनका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। तो मीन्स ये हुआ कि जो हम कर रहे हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑन द स्पॉट आप चूज़ कर लेंगे कि हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम दिया गया है तो हम क्या डिफाइन करें। ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर आप रुक जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपको एक अंतिम चॉइस भी देंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग बोल दें। तो मतलब जो बोलें वो साइंटिफिक हो पूरा, ऐसा लगे कि रेफरेंस के साथ बोल रहे हैं, कोटेशन के साथ, सूत्र के साथ, श्लोक के साथ बोल रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो जैसा शुरू किया है उसका कंक्लूजन भी निकल कर आया है। ठीक है, बस ऐसे करके काम करना है। तो अब आप आराम से थोड़ी देर सब सोएंगे, आधे घंटे,
ठीक है, क्योंकि कुछ जब हम लोग अच्छा पढ़े तो सोना चाहिए पहले, ठीक है। कुछ भी कभी जीवन में अच्छा करो, पहले सो जाओ, ठीक है, ताकि सब डाइजेस्ट हो जाए, फिर उठेंगे, ठीक है। चलिए सब शांति पाठ करेंगे, बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. ये आपको रिकॉर्डिंग भेजे, वैसे तो हमको नहीं लग रहा